तो हमारा टॉपिक है आज का बायट सेवर्ट लॉ या बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, क्या है बायट सेवर्ट लॉ, इसको हम समझते हैं। तो ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट में बताया, आपको पता है कि अगर एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये बात ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पहले पता चल चुकी थी कि एक वायर अगर करंट करेंगे तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब अगर हम फाइंड करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कि एक अगर वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अपने अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड से। बस आपको करना क्या है, राइट हैंड में थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है और फिंगर्स को आपको देखना है किस तरफ रोटेट हो रही हैं। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रोटेट हो रही हैं दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर ये वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी आपका, ऐसे देखो। सपोज ये एक वायर है, तो ये वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो ये वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो किस तरीके की बनाता है, क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे आप फाइंड करोगे। तो आपको थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है और फिर फिंगर्स को देखना है। तो आप देखो फिंगर्स क्या है आपका, ऐसे कर हो रही है इसके अराउंड, ऐसे, है ना, ऐसे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहाँ पर देखो तो किधर है, इनवर्ड, और अगर आप यहाँ पर देखो इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी आपका, इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ से अंदर, ऐसे अंदर की तरफ जा रही फिंगर्स तो इनवर्ड होगी। ठीक है, पूरा आपको फिंगर्स को रोटेट करा देना है। तो करंट इधर है तो यहाँ पर फिंगर्स जो आपका इनवर्ड जा रही है, यानी यहाँ पर करंट कैसी होगी, इनवर्ड, और यही फिंगर यहाँ से आउटवर्ड आ रही है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी इस पॉइंट पर, आउटवर्ड। यानी कि आप कुल मिलाकर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की बन रही है, ये वायर है इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में इधर। ठीक है, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर वायर के अराउंड जो है इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रही है। ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रही है। ठीक है, तो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया था आपको कि करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हो। कि राइट हैंड आपको क्या करना है, जो आपका थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में कर लेना है, बस आपको जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं वो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये है तो ऐसे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से आपका यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसके बाद हमने चैप्टर में ये भी पढ़ लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपका वो चार्जेस पर कितना कितना फोर्स अप्लाई करती है, किस तरीके से अप्लाई करती है, आपका किस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स के अप्लाई होने से चार्ज का पाथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चैप्टर है आपका मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, उसमें क्या बचा हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है। अब आपको जो फाइंड करना है मेन, वो फाइंड करना है आपको कि अलग अलग शेप जो है आपका करंट कैरिंग, चाहे आपका वायर हो चाहे आपका रिंग हो, ये सारी चीज़ें कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। कि अगर एक ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो आपको यहाँ से अगर इससे r डिस्टेंस पर निकालनी हो तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि आपका करंट कैरिंग वायर है, आप अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कितनी करता है अगर वो आपको फाइंड करना हो, तो यहाँ से जो आपका चालू होगा चैप्टर वो इस बारे में है कि अलग अलग शेप किस तरीके की और कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग वायर हो गया आपका, सर्कुलर वायर हो गया, ये चीज़ें जो है आप सर्कुलर रिंग हो गई, ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इनको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए आप दो लॉ जो है आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। उन दो लॉ में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, किसी भी एक करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है उसको फाइंड करने का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज द बायो-सेवर्ट लॉ। इसके बाद आपका एक सेकेंड और लॉ आएगा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका काम भी यही है, ये भी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो बताता है। तो फर्स्ट हम समझ में आ रहा है आपका ये दोनों लॉ किस लिए हैं, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रहे हैं अलग अलग चार्ज कैरियर, चार्ज आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट में फ्लो हो रहा है, तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं उनको हम ये दो फार्मूलों की हेल्प से जो है फाइंड करेंगे। फर्स्ट आपको जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ एंड सेकेंड वन इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो अब बायो-सेवर्ट लॉ हम समझते हैं कि क्या कहता है। सपोज देयर इज वायर, एक वायर है, कुछ भी शेप हो सकता है इसका। इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में। अब इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि जो वायर है सपोज इसका एक कोई छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, पूरे वायर से लिया आपने, छोटा एक छोटी सी लेंथ ले ली इसकी, कितनी डीएल। पूरी वायर की लेंथ कुछ भी हुआ हमें मतलब नहीं है, हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली, कितनी डीएल। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटी एक लेंथ हमने डीएल ले ली। और आपको क्या फाइंड करना है, देखो ये डीएल जो आपने छोटी सी लेंथ ली हुई है, इस छोटी सी लेंथ डीएल में से आई करंट फ्लो हो रही है। जब इस छोटी सी लेंथ डीएल में से आई करंट फ्लो हो रही है मतलब ये डीएल अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। भाई ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, भले लेंथ उसकी छोटी है, तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सपोज हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इस डीएल से थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, इस डीएल से थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सपोज इस डीएल लेंथ जिसमें से आई करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इस आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। ठीक है, हमने मान लिया आपका डीबी है। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, कितनी करेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अपने डीएल लेंथ ले रखी है, छोटी सी लेंथ है डीएल, तो इसकी वजह से आपने एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रही होगी, कितनी डीबी। और ये जो डीबी है आपका, ये डीबी जिस पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट कहाँ है आपका, इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पर है एंड द डिस्टेंस इज आर। ठीक है, आर यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन आपको शो कर रहा है कि इससे आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो डीबी किस किस चीज पर डिपेंड करता है उस चीज को हम समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और जो है आपका एक छोटा सा पार्ट बन गया डीएल जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटी सी लेंथ है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं ये क्या है आपका एक करंट एलिमेंट। इसको बोल देते हैं हम करंट एलिमेंट, यानी कि आपका एक छोटा सा करंट एलिमेंट है ये, यानी कि एक छोटा सा एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस पूरे वायर का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया हुआ है और इस पूरे पार्ट को जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या एक डीएल लेंथ का एक करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट किस किस चीज पर डिपेंड करती है वो समझते हैं। डीबी डिपेंड करती है पहला चीज आई करंट पर। आपका जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वायर में से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकेंड, डीबी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट डीएल पर। डीबी डिपेंड करता है डीएल पर, यानी आप जितनी बड़ा लेंथ लोगे
उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होगे, उतनी बड़ी लेंथ की वजह से उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। पहली चीज़, जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराओगे उतनी तेज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दूसरा, जितनी ज़्यादा लेंथ लोगे आप, जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है, आपको सिंपल सी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये जो वायर है ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा, और जितनी दूर जाते जाओगे आप इससे, पास में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जितनी दूर जाते जाओगे आप, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से उतनी ही कम होती जाएगी। तो यानी कि आपका आर जो है, आपका जितना बढ़ाओगे, आर जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी जो है कम होती जाएगी। ये वायर अपने पास में, यानी कि आर जब कम है तब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा, और आप जब जितना इससे दूर जाते जाओगे उतनी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो आर प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ये भी आपका इनवर्स लॉ है, लाइक कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की तरह ये भी आपका डिस्टेंसेस का इनवर्स रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपका डीबी डिपेंड करता है आई पर, डीबी डिपेंड करता है डीएल पर, और डीबी डिपेंड करता है 1/r² पर। ठीक है। और चौथी चीज जो डीबी डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका इस एंगल पर। डीबी प्रोपोर्शनल होता है आपका साइन थीटा के। ठीक है। तो अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल लेंथ का, जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, और इससे थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है डीबी, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये अगर आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पर। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। एंड dB is directly proportional to the sin theta. Theta is what? Theta is the angle between dl and r. करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो आप इन चार इक्वेशनों से लिख सकते हो dB प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा बाई r²। dB प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा बाई r²। इसको रब कर देते हैं। ठीक है। आपको पता है प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट आता है दैट इज μ0 अपॉन 4π I dl sin थीटा बाई r²। कांस्टेंट यहाँ पर आपका μ0 अपॉन 4π। हेयर μ0 अपॉन 4π की जो वैल्यू होती है दैट इज 10 to the power -7। 10 to the power -7। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी μ0 अपॉन 4π की। तो आप देखो फाइंड कर सकते हो इससे। μ0 अपॉन 4π इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका dB/r² अपॉन आइडियल साइन थीटा। dB आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो टेस्ला, r लेंथ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन I करंट यानी एम्पियर, और dl लेंथ यानी कि मीटर। साइन थीटा कुछ होगा नहीं तो कैंसिल, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये जो μ0 है आपका, दिस μ0 इज कॉल्ड permeability of free space। permeability of free space। ठीक है। और μ0 अपॉन 4π जो पूरी वैल्यू क्या है इसकी 10 to the power -7। अगर कहीं आपको केवल μ0 की वैल्यू चाहिए हो तो आप क्या करोगे 4π के इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो μ0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4π × 10 to the power -7। और यूनिट आपका μ0 की क्या निकल के आ गई है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। तो आपका dB इक्वल μ0 अपॉन 4π I dl sin थीटा बाई r²। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ या बायो-सेवर्ट लॉ। यानी कि अगर आपको एक करंट एलिमेंट है, dl लेंथ है उसकी, I करंट फ्लो रहा है उसमें, और उससे थीटा एंगल पर और r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड
कितनी होगी वहाँ पर, डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई 10⁻⁷। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको दिख रहा होगा, ये कुछ कुछ कूलॉम्स लॉ से मैच करता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो, डायरेक्शन क्या होगी, तो आप डायरेक्शन वही रूल से फाइंड कर सकते हो। करंट देखो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट की हमने डायरेक्शन ये ले रखी है, तो करंट की हमने डायरेक्शन जब ये ले रखी है तो इसका मतलब आपका इधर अंदर की तरफ है ना, यहाँ पर आपका इनवर्ड, तो इनवर्ड मतलब क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी आपका, अंदर की तरफ, ये हो गया आपका। अब इस लॉ को हम, बायट-सवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डी बी वैक्टर इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और डी बी वैक्टर मतलब आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन सपोज हमने मान ली क्या है, एन कैप। एन कैप भी आपका कहाँ, मतलब डीबी की डायरेक्शन में, यानी कि आपका अंदर की तरफ होगा। तो भाई डीबी यानी कि ये तो पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है, और आपको पता है वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड में आप डायरेक्शन जो है और लगा दो। तो डायरेक्शन हमने यहाँ पर मान ली क्या है आपका, सपोज एन कैप है। अब ये एन कैप किधर होगा उसको हम समझते हैं। तो एन कैप देखो अंदर की तरफ है, एन कैप आपको पता है यहाँ पर करंट इधर है, तो एन कैप अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर वेक्टर क्या क्या है आपका, अब देखो I और DL, I इंटू DL, ये जो है आपका पूरा एक वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, करंट एलिमेंट। ये हो गया आपका करंट एलिमेंट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है आपका जो कि करंट की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा वो मान लोगे आप करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो IDL पूरा एक वेक्टर की तरह वर्क करता है। दूसरा वेक्टर है आपका यहाँ पर R, दैट इज पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझो, अगर आप करो IDL क्रॉस R, IDL क्रॉस R, ठीक है, तो IDL क्रॉस R अगर आप करो तो IDL क्रॉस R की वैल्यू क्या होगी, आपका डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो IDL मतलब I ऊपर की तरफ है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर बता दूं आपको, दो वेक्टर है अगर आप और उनका क्रॉस कर रहे हो, और आपको देखना है कि जो आपका तीसरा वेक्टर आएगा जो क्रॉस करा करके उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो जो है आप फाइंड कर सकते हो राइट हैंड रूल से। आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स रोटेट करानी होती हैं, थंब जो होगा वो आपको तीसरे वेक्टर जो कि आपको दोनों का क्रॉस करा के आया है उसकी वैल्यू बता देगा। तो अगर आप IDL और R क्रॉस कराओ अगर, तो देखो IDL की डायरेक्शन ऊपर है क्योंकि करंट ऊपर है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही IDL यानी करंट एलिमेंट वेक्टर की भी वही डायरेक्शन होती है। तो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है मतलब आपका डायरेक्शन ऊपर हो गई, ठीक है। और R कहाँ है, यहाँ है, तो आपको देखो इधर से ऐसे रोटेट कराओगे फिंगर्स को, IDL की तरफ से R की तरफ रोटेट कराओगे, तो IDL की तरफ से R की तरफ रोटेट कराओगे जब, तो आपका कहाँ आएगा थंब, अंदर की तरफ। थंब आपका अंदर की तरफ आएगा, इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ होगी आपका, अंदर की तरफ। और ये एन कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये डीबी की डायरेक्शन ही तो है जो कि अंदर की तरफ है, यानी कि आपका डीबी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो आपका IDL क्रॉस R की डायरेक्शन है। ठीक है, फिर से समझो, आपका डीबी किधर है, अंदर, हमें पता है फॉर्मूले से कि करंट ऊपर है यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ट। और आपने IDL क्रॉस R अगर आप निकाल लो यहाँ पर, तो IDL क्रॉस R यानी कि आपको DL से R की तरफ फिंगर रोटेट कराना है, तो भी आपका थंब अंदर आ रहा है, यानी कि IDL क्रॉस की डायरेक्शन भी यही है। तो IDL क्रॉस R की डायरेक्शन भी आपका क्या है, एन कैप। तो यानी कि आपका IDL क्रॉस R कितना आएगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है, और आपको पता है दो वेक्टर है, इनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, IDL R साइन थीटा। ठीक है, आपको पता है कि इनके मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इनका जो वेक्टर आपका जो है, दोनों का जो आप क्रॉस निकाल रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, AB साइन थीटा। और साथ में साथ कुछ डायरेक्शन होती है,
ये आपका फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है, ए बी साइन थीटा इन जो मैग्नीट्यूड और इंटू एन कैप। एन का मतलब इनके दोनों के क्रॉस की डायरेक्शन। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या है आपका, तो यानी कि आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो हो गया आइडियल आर साइन थीटा और डायरेक्शन क्या होगी आपका एन कैप। और आपको पता है कि ये एन कैप दोनों सेम है क्योंकि आपका डी बी भी अंदर की तरफ है, ये भी वही डायरेक्शन को शो कर रहा है और इसका क्रॉस जो है आपका उसकी डायरेक्शन भी वही है, यानी कि ये भी उसी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ से एन कैप की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको क्या, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आई डी एल आर साइन थीटा। ठीक है, तो आपका एन कैप की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये अपॉन में आ गया। सो आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आई डी एल आर साइन थीटा। ठीक है, आप इस एन कैप की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, हम ऊपर लिख देता हूँ मैं। सो डी बी वैक्टर विल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप की वैल्यू क्या है आपका, आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आई डी एल आर साइन थीटा, आई डी एल आर साइन थीटा। तो आप यहां से देखो आई डी एल साइन थीटा पूरा कैंसिल हो गया, आई डी एल साइन थीटा खत्म हो गया। सो डी बी वैक्टर इक्वल क्या आ गया आपका, म्यू नॉट साइन थीटा भी खत्म हो गया, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है 4 पाई और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर और एक आर बचा हुआ है तो आर क्यूब। ये आपका बायर-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फिर से थोड़ा समझते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका करंट एलिमेंट के कारण से आपका कितना आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और कोई ना कोई एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन सपोज आप मान लीजिए क्या है आपका यहाँ पर एन है और एन आपको पता है क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, अब आप थोड़ा अलग से अगर आप आई डी एल जो आपका एक पूरा का पूरा वेक्टर होता है आई डी एल, जिसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट और इसकी डायरेक्शन करंट की ही डायरेक्शन होती है। तो आइडियल जो वेक्टर है आपका और आर वेक्टर है, तो इन दोनों का अगर आप क्रॉस कराओ आइडियल और क्रॉस का, आइडियल और आर का अगर क्रॉस कराओ आप, तो देखते हो आप आइडियल से आर की तरफ फिंगर रोटेट कराओ, थंब होता है आपका वो क्रॉस की डायरेक्शन बता देता है। तो आपको दिख रहा है कि जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस होगा उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, अंदर की तरफ। अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने इसका जो मैग्नीट्यूड लिख दिया आई डी एल आर साइन थीटा और इंटू एन कैप। अब आपको पता है कि एन कैप अंदर की तरफ है और डी बी भी अंदर की तरफ है, यानी दोनों एन कैप ये सेम ही है, दोनों आपका एन कैप जो है सेम डायरेक्शन को ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। सो एन कैप इक्वल आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आई डी एल आर साइन थीटा। इस एन कैप की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया। सो डी बी वैक्टर इक्वल हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और एन कैप की जगह आपने पूरी की पूरी ये वैल्यू पुट कर दी आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आई डी एल आर साइन थीटा। तो आई डी एल साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट ऊपर क्या बचा आई डी एल क्रॉस आर और नीचे क्या बचा आर स्क्वायर और आर यानी कि आर क्यूब। दिस इज द बायर-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।